नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश सिंह आप सभी को आपका यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का विषय है मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में इस वीडियो में विस्तृत जानकारी लेंगे। दोस्तों, इस चैनल पे आप सभी को फ्री में शिक्षा प्रदान किया जाता है। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं जिन्हें प्रश्न का उत्तर तो पता होता है, लेकिन अपने एग्ज़ाम में वो अच्छा से व्याख्या नहीं करने के कारण उस विद्यार्थी को अच्छा अंक प्राप्त नहीं होता है। लेकिन इस वीडियो देखने के बाद वो विद्यार्थी जो एग्ज़ाम में गलतियाँ करते हैं वो गलतियाँ नहीं करेंगे और उन्हें अच्छा से अच्छा अंक प्राप्त होगा। दोस्तों, इस चैनल पे आप सभी को फ्री में शिक्षा प्रदान किया जाता है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को कुछ देना चाहते हैं तो ये मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा मनोबल अप हो और मैं आपके लिए इससे अच्छा वीडियो लाता रहूं। दोस्तों, अगर आपके इस वीडियो में कोई सुझाव हो तो कृपया करके मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि मैं अगला वीडियो में उसको दूर कर सकूं। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का प्रश्न। दोस्तों, मौर्य वंश शुरू करने से पहले यह जान लेते हैं कि मौर्य वंश में कितने शासक रहे और उनके शासन अवधि कितना तक रहा और वह कितने वर्ष तक शासन किए। तो जो मौर्य वंश के संस्थापक यानी प्रथम जो राजा थे, उनका नाम चंद्रगुप्त मौर्य था। इनका शासन अवधि 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक रहा। इन्होंने 24 वर्ष तक शासन किए। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार का शासन रहा। इनका शासनकाल 298 ईसा पूर्व से 271 ईसा पूर्व रहा। इन्होंने 28 वर्ष तक शासन किए। बिंदुसार के बाद अशोक का शासनकाल रहा। अशोक का जो शासनकाल था, इनका 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक था। इन्होंने 37 वर्ष तक राज किए थे। अशोक के शासनकाल के बाद कुंडाल का शासनकाल रहा। इनका शासनकाल 232 ईसा पूर्व से 228 ईसा पूर्व तक रहा। इन्होंने 4 वर्ष तक शासन किए थे। कुंडाल के जो शासनकाल के बाद दशरथ का शासनकाल रहा था। इनका शासनकाल 228 ईसा पूर्व से 224 ईसा पूर्व तक रहा। दशरथ ने 4 वर्ष तक शासन किए थे। दशरथ के शासनकाल के बाद संप्रति के शासनकाल रहा। इनका शासनकाल 224 ईसा पूर्व से 215 ईसा पूर्व तक रहा। इन्होंने 9 वर्ष तक शासन किए थे। संप्रति के शासनकाल के बाद शालिशुक का शासनकाल रहा। इनका शासनकाल 215 ईसा पूर्व से 202 ईसा पूर्व तक रहा। इन्होंने 13 वर्ष तक शासन किए थे। शालिशुक के शासन के बाद देववर्मन का शासनकाल रहा। इनका शासनकाल 202 ईसा पूर्व से 195 ईसा पूर्व तक रहा। इन्होंने 7 वर्ष तक शासन किए थे। देववर्मन के शासनकाल के बाद शतधन्वन का शासनकाल रहा। इनका शासनकाल जो था 195 ईसा पूर्व से 187 ईसा पूर्व तक रहा। इन्होंने 8 वर्ष तक शासन किए थे। अंतिम जो मौर्य वंश के राजा थे बृहदत्त, इनका शासनकाल 187 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक रहा। इन्होंने मात्र 2 वर्ष ही शासन किए थे। दोस्तों, जो मौर्य वंश के प्रथम राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। उनका संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। उनका संक्षिप्त परिचय है, जो चंद्रगुप्त मौर्य की जो शासन अवधि थी, इनका शासन अवधि 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक रहा। चंद्रगुप्त मौर्य का जो राज्याभिषेक हुआ था, इनका राज्याभिषेक 322 ईसा पूर्व में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य के पूर्ववर्ती जो राजा थे, उनका नाम वो नंद साम्राज्य के धनानंद नाम था उनका। और चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तरावर्ती जो राजा थे, उनका नाम सम्राट बिंदुसार मौर्य था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। चंद्रगुप्त मौर्य का जब जन्म हुआ था, इनका जन्म 340 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था, जो अब बिहार में स्थित है, जो पटना के नाम से प्रसिद्ध है। चंद्रगुप्त मौर्य का जो निधन हुआ था, इनका निधन 298 ईसा पूर्व में लगभग 47 वर्ष की आयु था, जो श्रवण बेलगोला के कर्नाटक में स्थित है, वहाँ इनकी मृत्यु हुई थी। जो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो समाधि लिए थे, वह श्रवण बेलगोला के कर्नाटक मैसूर चंद्रगिरी पर्वत, वो पर्वत पर इन्होंने समाधि लिए थे। दोस्तों, यह कितने बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जामों में, कई बार, कि चंद्रगुप्त मौर्य जो समाधि स्थल लिए थे, पर्वत का नाम क्या था? उस पर्वत का नाम था चंद्रगिरी पर्वत। चंद्रगुप्त मौर्य की जो पत्नी थी, यानी जीवन संगिनी थी, उसका नाम था दुर्धरा और हेलना। उनकी 2 पत्नी थी।
जो हेलेना थी वो सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी। दोस्तों, जब सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के युद्ध हुआ था, उस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य विजयी रहे थे और सेल्यूकस निकेटर पराजय हुआ था उनका। तो उस युद्ध में संधि हुआ था, जिस संधि में चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी दिए थे, क्योंकि उस युद्ध में सेल्यूकस निकेटर का हार का मुख्य कारण हाथी था। तो हाथी के बदले सेल्यूकस निकेटर से चंद्रगुप्त मौर्य ने उसके बहुत सारे भूभाग लिए थे और चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर की पुत्री से, जो हेलेना थी, उससे शादी कर लिए थे। दोस्तों, जो चंद्रगुप्त मौर्य के संतान थे, उनके पुत्र, वो बिंदुसार उनका नाम था। चंद्रगुप्त मौर्य के जो पूरा नाम था, उनका पूरा नाम चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य था। और चंद्रगुप्त मौर्य के जो पिता का नाम था, उनका नंदा मौर्य और माता का नाम मुरा देवी था। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम 5 भागों में चर्चा करेंगे। पहले चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन का परिचय देखेंगे, दूसरा भाग में चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन का आरंभ देखेंगे, और तीसरा भाग में मौर्य साम्राज्य के संस्थापक देखेंगे, और चौथा जो भाग में देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य का शासन व्यवस्था देखेंगे, और 5वां भाग में देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कैसे हुई। तो देखते हैं पहला भाग में जो चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के परिचय में जानते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य इतिहास के एक महान राजाओं में से एक थे, जिन्होंने अपने बल और बुद्धि से पूरे भारत के साथ साथ आसपास के देशों पर भी राज किए थे। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, तो भारत में तो राज किए ही थे, उन्होंने अपने बल और बुद्धि से क्या किए थे, जो अगल बगल के हमारे पड़ोसी देश थे, उन पर भी वो राज किए थे। इनका शासनकाल काफ़ी लंबा रहा था। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, इनका शासनकाल काफ़ी लंबा रहा था। इन्होंने 24 साल तक राज किए थे। यह एक ऐसे शासक रहे जिन्होंने पूरे भारत के सभी साम्राज्यों को एक किया और पूरे भारत पर अपने दम से शासन किए। तो इन्होंने क्या किए थे, जो छोटे छोटे रियासत थे, उनको सबको मिलाकर एक किया और पूरे भारत पे क्या चंद्रगुप्त मौर्य ने राज किए थे। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल से पहले भारत में सब बहुत छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे। जो चंद्रगुप्त मौर्य जब शासन नहीं किए थे, उस समय धनानंद थे, जो नंद वंश के शासक। उस समय क्या हुआ करता था, तो उस समय भारत में छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, जिस पर उसके जो शासक होते थे अपने हिसाब से राज्य चलाते थे। जो उनके कबीले के जो लीडर होते थे, वो क्या करते थे, अपने हिसाब से ही अपने राज्य के शासन चलाते थे। इसी कारण से भारत में एकता नहीं थी। चंद्रगुप्त मौर्य के बचपन के बारे में किसी को भी ज़्यादा जानकारी नहीं है। माना जाता है कि वे मगध के वंशज थे। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, अपने पूरे जीवन काल में बहुत ही नम्र स्वभाव के थे। चंद्रगुप्त मौर्य थे, अपने जीवन में बहुत नम्र स्वभाव के थे, यानी शांत दिमाग के थे। वे सभी धर्म को बहुत सम्मान करते थे, मगर किसी वो धर्म के भेदभाव नहीं करते थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने उसके साम्राज्य को स्थापित करने में उनके गुरु चाणक्य सबसे अधिक योगदान रहा था। दोस्तों, जो उनके साम्राज्य के संस्थापक ना हुआ था स्थापना, उसमें उनका मुख्य भूमिका था वो जो चाणक्य का था। दोस्तों, जो चाणक्य का और कई नामों से पुकारे जाते हैं, जिसका नाम है, मूल नाम उनका विष्णुगुप्त है, और कौटिल्य भी उनको बोले जाते हैं। तो जो दोस्तों चाणक्य उनको इसलिए बोला जाता है कि जो विष्णुगुप्त थे, उनके पिता का नाम चाणक्य था, इसीलिए उनको चाणक्य भी बोला जाता है। और कुटिल में इतने अधिक वो तेज थे, जानकारी अधिक था, कि इसीलिए उनको कौटिल्य नाम भी दिया गया था। इस बात को दुनिया मानती आई है कि चाणक्य नीति जो पूरी दुनिया की सबसे सफल नीति है। दुनिया यह मानती है कि जो चाणक्य नीति है, वो दुनिया के सबसे सफल नीति है, जिससे जिससे चंद्रगुप्त अपने जीवन में सफलता ही सफलता हासिल करते गए। क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी नीति पर चलते थे, वो चाणक्य की नीति पर चलते थे, और वो क्या करते थे, हमेशा क्या सफल ही होते थे, सफलता ही सफलता हासिल करते चले गए। दोस्तों, दूसरा भाग देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन का जो आरंभ हुआ था उसके बारे में देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के बचपन के बारे में किसी को भी कोई एक मत नहीं। जो चंद्रगुप्त मौर्य के जो जीवन के बारे में है, बहुत सारे इतिहासों का किसी का भी एक मत नहीं है। बौद्ध और जैन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य को बताते हैं कि यह क्षत्रिय कुल से थे, लेकिन वहीं ब्राह्मण जो साम्राज्य था वो बताता है कि यह क्षुद्र जाति के थे। इतिहास के अनुसार उनके पिता का नाम नंदा मौर्य और माता का नाम मुरा था। इतिहासकार बतलाते हैं जो चंद्रगुप्त मौर्य के जो पिता का नाम था वो नंदा मौर्य था और माता का नाम मुरा था।
कुछ का तो यह भी कहना है कि वे मौर्य शासक के परिवार में ही पैदा हुए थे। जो कुछ विद्वानों का ये कहना है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो मौर्य शासक के में ही पैदा हुए थे। उसके पिता जो नंदा के भाई थे वो नमन दास, जो चंद्रगुप्त मौर्य के पिता जो नंदा थे उनके भाई नमन दास नंदा से बहुत जलते थे। क्या होता कि उनके जो भाई थे नमन दास, वो क्या करते थे तो नंदा से बहुत जलते थे। इसके चलते क्या किए, चंद्रगुप्त के सभी भाइयों की हत्या नमन दास ने करवा दी। जो उनके नंदा के भाई थे यानी चंद्रगुप्त मौर्य के चाचा थे नमन दास, वो क्या किए, जो चंद्रगुप्त मौर्य के जितने भी भाई थे उनको क्या हत्या करा दिए, जिससे बस चंद्रगुप्त की ही जिंदा रहे। माने उसके भाई की हत्या होने के बाद चंद्रगुप्त ही सिर्फ जिंदा बचे। ऐसे वो परिवार से अलग हो गए। उसके अलग होने से क्या बचे कि उसके भाई की हत्या हो जाने के बाद सिर्फ चंद्रगुप्त मौर्य थे वहीं अकेले बचे थे। ऐसे वो अपने परिवार से अलग हो गए। इसके बाद वो मगध साम्राज्य में ही रहने लगे, जहाँ मुलाकात इतिहास के सबसे बुद्धिमान गुरु चाणक्य से हुए। जहाँ उनके जो मुलाकात हुई, जो इतिहास के सबसे महान गुरु माने जाते हैं वो चाणक्य, उनसे क्या हुआ, उनका वहाँ मुलाकात हुआ। जो उस समय जो तकसील होता था यानी गुरुकुल हुआ करता था, चलते थे, जहाँ राजाओं महाराजाओं के पुत्र क्या करते थे, शिक्षा लेने आते थे। वहाँ के वो शिक्षक थे, जो चाणक्य थे वो गुरुकुल के शिक्षक थे। कहा जाता है कि चाणक्य ने पहली नज़र में चंद्रगुप्त के अंदर एक अच्छे शासक पहचान लिए थे। जो चंद्रगुप्त को जब पहली नज़र में चाणक्य देखे थे, उसी समय वो पहचान लिए थे क्या ये बालक जो है एक अच्छा शासक बनेगा। उन्होंने अपने साथ तक्षशिला विद्यालय ले गए। वो जो तक्षशिला विद्यालय में जो चाणक्य थे वहाँ के शिक्षक थे, वो क्या किए, जो चंद्रगुप्त मौर्य को अपने साथ तक्षशिला लेके गए। तक्षशिला में ही चंद्रगुप्त ने अपनी शिक्षा ग्रहण की। जो अपना पूरा पढ़ाई किए जो चंद्रगुप्त ने, वो कहाँ किए तो तक्षशिला में ही किए, जिससे वे अपने जीवन में आगे चलकर ज्ञानी, समझदार और बुद्धिमान पुरुष बने। वो तक्षशिला से ज्ञान प्राप्ति करके चंद्रगुप्त ने ज्ञानी और समझदार और क्या बुद्धिमान पुरुष बने। यहाँ उन्होंने एक शासक बनने का सारे गुण सीखे। क्या किए, उन्होंने जितने भी शासक के गुण होते हैं वो तक्षशिला विश्वविद्यालय से चंद्रगुप्त मौर्य ने ग्रहण किए। चंद्रगुप्त मौर्य की 2 पत्नियां थी, जिसमें से एक के नाम दुर्धरा और दूसरे का नाम जो था हेलना था। जो उनके चंद्रगुप्त मौर्य की कितने 2 पत्नी थी, एक का नाम दुर्धरा और दूसरी के नाम हेलना थी। जो हेलना का भी बारे में चर्चा कर लिए थे हम लोग अगला में। कहा जाता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य को रोज खाने में थोड़ा थोड़ा जहर दे देते थे। जो चाणक्य थे क्या करते थे कि जो चंद्रगुप्त मौर्य को जो खाना देते थे उसमें थोड़ा थोड़ा क्या करें जहर मिला कर देते थे, जिससे उनके शरीर में धीरे धीरे जहर की आदत होने लगी थी। जो चंद्रगुप्त मौर्य क्या करते बचपन से ही उसको थोड़ा थोड़ा जहर करके देते थे कि अगर एक काम इसलिए करते थे क्योंकि उसको अगर कोई दुश्मन विष ले मारना चाहे तो क्या करे, चंद्रगुप्त मौर्य के शरीर पर कम असर हो, इसीलिए क्या करते थे वो जो चाणक्य थे उनके भोजन में थोड़ा थोड़ा करके विष पिलाया करते थे। यहाँ पर थे एक काम वो चंद्रगुप्त ने क्या करते थे दुश्मनों से बचाने के लिए करते थे, जिससे अगर कोई चंद्रगुप्त को विष दे दी भी तो उसका ज़्यादा प्रभाव ना हो। तो पीछे बात चर्चा किए थे कि इसलिए ही करते थे कि अगर कोई दुश्मन उनको विष से मारना चाहे तो क्या चंद्रगुप्त पर कोई प्रभाव न हो, इसीलिए क्या चंद्रगुप्त मौर्य को जो उनके गुरु चाणक्य थे उनके खाने में थोड़ा थोड़ा विष करके दिया करते थे। इसी के चलते ये दुर्धरा की मृत्यु के कारण भी बना। जो खाना जो विष में देते थे इसी के चलते जो चंद्रगुप्त मौर्य की जो प्रथम पत्नी थी दुर्धरा, उनकी मृत्यु इसी के कारण हुआ। क्या जानते हैं इसके बारे में किस लिए हुआ उनकी मृत्यु? एक बार उनके शत्रु ने खाने में जहर की मात्रा क्या की अधिक कर दी। यानी एक बार जो खाना देते थे बार बार, तो जो चाणक्य थे खाना में जहर डालते ही थे विष, वो उनके जो शत्रु थे उसमें और विष डाल दिए। जो चंद्रगुप्त थे हमेशा अपना खाना पत्नी को बांट कर खाते थे। जो क्या करते थे चंद्रगुप्त ने जब खाना खाते थे जो अपना पत्नी को भी साथ लेकर खाते थे। उस दिन भी वो खाना दुर्धरा ने खा ली। जो जिस दिन उनके जो दुश्मन थे उनके खाने में पॉइजन की मात्रा यानी विष की मात्रा अधिक बढ़ा दिए थे, उस दिन भी उनके जो पत्नी दुर्धरा थी वो खाना खा ली, जिसकी वजह से
चंद्रगुप्त की जो पत्नी थी उनकी मृत्यु हो गई। वो विष के कारण क्या हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य की जो पत्नी थी दुर्धरा, उनकी क्या हुआ, मृत्यु हो गई। पर चाणक्य इस बात को जानते थे कि जो दुर्धरा की मृत्यु हुआ है वो मृत्यु के कारण विष है, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने यह बात को पता नहीं था कि जो मृत्यु हुआ है वो मेरे पत्नी का विष के कारण हुआ है, मेरे खाने में विष था। उस समय दुर्धरा थी जो गर्भवती थी। जब वो दुर्धरा विष खा ली, उस समय क्या थी, दुर्धरा वो गर्भवती थी। तो चाणक्य ने अपनी समझबूझ से क्या किए, उसके जो होने वाले पुत्र के प्राण बचा लिए, जो आगे चल के अपने जीवन में चंद्रगुप्त मौर्य के जो राज को संभाला। जो क्या किए, जो चाणक्य थे उन्होंने जो उनके पेट में जो बच्चा था उनके अपने जो ज्ञान था उससे क्या किया, वो बचा लिए, जो आगे चलकर जो चंद्रगुप्त मौर्य जो जितने भी राज्य था उसको संभाले। दुर्धरा से चंद्रगुप्त को जो पुत्र प्राप्त हुआ उसका नाम था बिंदुसार। जो पुत्र जो प्राप्त हुआ उसका नाम क्या रखा चंद्रगुप्त मौर्य ने, उनका बिंदुसार नाम रखा, जिन्होंने उसके पुत्र अशोक सम्राट की वजह से इतिहास में याद किया जाता है। जो बिंदुसार थे कोई इतना बड़ा काम नहीं किए थे कि इतिहास में उनको याद किया जाए, लेकिन उनके जो पुत्र अशोक थे उसी की वजह से क्या बिंदुसार के इतिहास में गिनती होती है, उनके बारे में याद किया जाता है। जो अशोक थे पूरे इतिहास में सबसे लोकप्रिय और महान राजाओं के में याद किया जाते हैं। जो अशोक उनके जो बिंदुसार के पुत्र थे पूरे इतिहास में सबसे लोकप्रिय और महान राजाओं में गिनती किए जाते हैं। दोस्तों मौर्य वंश का तीसरा भाग देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का तीसरा भाग जो है मौर्य वंश की स्थापना। जैसा कि इतिहास में माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य परिवार से ही थे, जैसे इतिहास में माना जाता है जो चंद्रगुप्त थे वह मौर्य परिवार के ही थे और उनका हक उनसे छीन लिया गया था। जो उनका हक था क्या किया गया था, उनसे छीन लिया गया था, उनको भाइयों को हत्या करके। इसके लिए चाणक्य ने उन्हें विश्वास दिलाया कि वो जो है उनका क्या करेंगे, हक दिलवाएंगे। जो उनके गुरु चाणक्य थे उन्होंने विश्वास दिलवाया चंद्रगुप्त को कि जो तुम्हारा हक है, तुम जो मौर्य वंश के हो, तुम्हारा हक दिलवाएंगे। उन्हें अच्छी शिक्षा दी। उस समय भारत पर एलेक्जेंडर हमला करने की कोशिश करने की तैयारी में था। जिस समय चंद्रगुप्त की शिक्षा चल रहा था उस समय जो भारत पर एलेक्जेंडर था वह हमला करने की तैयारी में था कि भारत पर हमला करके क्या करें, हम भारत के जो राज है अपने कब्जे में ले लें। जिसके लिए चाणक्य ने सभी आसपास के साम्राज्यों से सहायता मांगी। जो चाणक्य को पता चल गया कि एलेक्जेंडर क्या करने वाला है, भारत पर हमला करने वाला है, तो चाणक्य ने क्या किया, जो भी अगल बगल का साम्राज्य था उनसे सहायता मांगी कि हम लोग एकजुट होकर क्या करेंगे, इस युद्ध को लड़ा जाए ताकि जो एलेक्जेंडर को पराजित किया जाए। जिसमें पंजाब के राजा को भी हार का सामना करना पड़ा। वो युद्ध हुआ जिसमें प्रथम युद्ध लड़े जो पंजाब के राजा थे फोरस, वो युद्ध लड़े एलेक्जेंडर के साथ और क्या किए, वो पराजय की सामना करना पड़ा उनको। इसके बाद चाणक्य ने धनानंद और नंद साम्राज्य की मदद लेने की कोशिश की। जो चाणक्य थे वह नंद वंश के जो शासक धनानंद थे उनके दरबार में भी गए कि ऐसा करते हैं कि हम लोग एकजुट होकर एलेक्जेंडर पर हमला करते हैं, जिनके लिए उन्हें वहाँ खाली हाथ वापस आना पड़ा। जो नंद वंश के शासक धनानंद थे उन्होंने मदद करने से क्या किए, इनकार कर दिए। इसके बाद अंग्रेजी हुकूमत से अपने देश की रक्षा के लिए चाणक्य ने यह किया कि वह खुद के एक साम्राज्य खड़ा करेंगे। जब जो नंद वंश के शासक थे धनानंद उन्होंने मना कर दिया तो चाणक्य क्या सोचे कि मैं एक खुद साम्राज्य खड़ा करूंगा जो सक्षम रहे, किसी भी विदेशी आक्रमण हो तो मैं अपने देश को क्या करूं, उससे रक्षा कर सकूं। उन्होंने क्या किया, तो अपने जितने शिष्य थे शिष्यों में से चंद्रगुप्त को चुना कि यही एक राजा बनेगा कि जो अपने जो भारत देश है उसको रक्षा कर सकेगा। और चंद्रगुप्त मौर्य को क्या किया, उन्होंने राजाभिषेक 322 ईसा पूर्व में राजाभिषेक कर दिया। इस तरह मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई और यहीं चंद्रगुप्त मौर्य का उपनाम भी मिला। जो चंद्रगुप्त था वह जो मौर्य वंश का स्थापना किए तो पहले चंद्रगुप्त के नाम से प्रसिद्ध थे। जब मौर्य वंश के राजा बने तो चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से प्रसिद्ध हुए, जिनके बाद उन्हें इतिहास में चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से जाना जाने लगा। दोस्तों अब चौथा भाग देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल। जो उनका शासनकाल कैसा रहा।
तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना साम्राज्य अपने जीवन काल में काफ़ी बढ़ा लिया था। जब चंद्रगुप्त मौर्य जब भारत के राजा बने तो क्या किया, अपने जीवन काल में साम्राज्य को बहुत बढ़ा लिए। जो पूर्व में असम से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान तक फैला था। जो उनका शासन था पूर्व में असम से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान तक फैला था। चंद्रगुप्त ने भारत के साथ साथ आसपास के देशों पर भी राज्य किए थे। जो चंद्रगुप्त भारत में राज्य किए ही थे, लेकिन जो आसपास के राज्य थे उन पे भी राज्य किए थे। देखो कहाँ से ये पीछे अफगानिस्तान, यहाँ से असम से लेकर यहाँ अफगानिस्तान तक शासन किए। यहाँ जो देखो, यहाँ जो तमिलनाडु और यानी केरल वाला भाग है, इस पे को कब्जा नहीं कर पाए, यहाँ शासन नहीं कर पाए थे। चाणक्य की कूटनीति से चंद्रगुप्त ने अलेक्जेंडर को बड़ी आसानी से हरा दिए। जो युद्ध में जो क्या किए थे, जो अपना धनानंद थे इनकार कर दिए थे, वो युद्ध में चाणक्य के कूटनीति के कारण जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे अलेक्जेंडर को बहुत बड़ी आसानी से हरा दिए थे। इसके बाद वे एक बड़े ताकतवर राजा के रूप में उभरे। जब चंद्रगुप्त मौर्य ने अलेक्जेंडर को हरा दिया, उसके बाद के इन्हें एक शक्तिशाली राजा के रूप में उभरे। इसके बाद उन्होंने 321 ईसा पूर्व में धनानंद पर आक्रमण किया और हिमालय के जो आक्रमण किए उनमें हिमालय के जो राजा की मदद से, उनका नाम था कुसुमपुर में एक इस युद्ध को जीत लिया। सॉरी, उसका नाम राजा का नाम नहीं है, हिमालय के राजा जो थे उनके मतलब जो कुसुमपुर में युद्ध हुआ, वो क्या किए, उन्हें धनानंद को हरा दिया और उन्होंने उस युद्ध को जीत लिया। इसके बाद उन्होंने डेक्कन से सिंध को जोड़ा। जो उनको डेक्कन था वो सिंध के सीमा को जोड़ दिए। जो जोड़ने के पहले सपना भी देख रखे थे, वो क्या किया, सपना को पूरा कर लिए। और अधिकतर भाग अपने अधीन कर लिए। जितने अधिकतर भाग था उनका भूभाग था, वो क्या किया, अपने अधीन कर लिए थे। 305 ईसा पूर्व में सेलानसीड को हराया और पूर्वी एशिया पर कब्जा कर लिया। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे 305 ईसा पूर्व में क्या किए, सेलानसीड को हराया और पूर्वी एशिया पर क्या किया, उन्होंने कब्जा कर लिए थे। तमिल ही बचे थे जो उनके अधीन नहीं थे। जो अभी हम लोग नक्शा में देखे दोस्तों, जो तमिल और जो श्रीलंका का भाग था, क्या चंद्रगुप्त मौर्य के जो अधीन नहीं रहा, उन्हें भी जो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो कब्जा नहीं कर पाए थे, उन्हें भी जो उनके पोते थे जिनका नाम अशोक था, वो तमिल के बच्चे जो अधीन नहीं हुए थे, उनके पोते अशोक सम्राट ने आगे चलकर क्या किया, अपने अधीन कर लिए थे। दोस्तों 5वां भाग देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य की जो मृत्यु हुआ था वो कैसे हुआ था। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे जैन धर्म के प्रति प्रेम बढ़ता चला गया। यानी चंद्रगुप्त मौर्य थे क्या अंतिम समय में कौन सा धर्म अपनाए थे, वह मौर्य, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो जैन धर्म अपना लिए थे। वह 47 से 48 वर्ष के थे जब वह जैन गुरु भद्रबाहु के साथ अपना सारा साम्राज्य बिंदुसार के देकर कर्नाटक चले गए। दोस्तों यह एग्जाम में कितनी बार पूछा गया है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वह जैन धर्म का शिक्षा किससे ग्रहण किए थे, तो वह भद्रबाहु थे। जो जैन मुनि थे भद्रबाहु, उन्हीं से वह शिक्षा ग्रहण किए थे। चंद्रगुप्त ने जो मौर्य थे उन्होंने कड़ी तपस्या की। जो वह जैन धर्म स्वीकार के लिए, तो वह ने जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो कड़ी तपस्या किए और 5 सप्ताह बिना खाए पिए रहे और उसके बाद उनके प्राण त्याग दिए। उन्होंने अन्न और जल था उसको त्याग कर दिए, जिसके कारण चंद्रगुप्त मौर्य की जो मृत्यु हो गई। चंद्रगुप्त जो मौर्य थे, चंद्रगुप्त इतिहास में सबसे महान राजाओं में से, और उनके बलिदान और साहस के लिए उन्हें इतिहास में हमेशा याद किया जाता है। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनको इस बलिदान के लिए जो कार्य किए थे उन्हें इतिहास में हमेशा याद किया जाता है एक अच्छा शासक के रूप में। वे अपने ज़िंदगी के कई बार हारे थे। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, ये नहीं कि वो हमेशा युद्ध में जीतते ही रहे, वो हारे भी थे। तो क्या करते थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे हार से भी सीखते थे। ये नहीं कि हार गए तो युद्ध करना ही छोड़ दे। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने ऐसा शासक थे जो हार से भी सीखते थे, उसे सीखते चले गए और उसने क्या किया, जो मौर्य साम्राज्य था इतना बड़ा साम्राज्य की स्थापना किया। दोस्तों अगला वीडियो में देखेंगे बिंदुसार के बारे में, जो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र थे, उनके बारे में देखेंगे वो अपना साम्राज्य क्या क्या किए थे। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, ताकि मैं दूसरा वीडियो आपके लिए लाऊं।
जय हिंद,